ओके, तो हमारा टॉपिक है आज का एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, तो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो एबनॉर्मल जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। यहाँ पे हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 हेडिंग्स में, 4 सब हेडिंग्स में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, in frequency, in regularity, in duration of flow, in days and in volume. नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की? कोई बताएगा प्लीज? 28 days. नो, नॉर्मल लिमिट बताइए। दैट इज द एवरेज 21 ड्यूरेशन। to 30. यस, ओके, वेरी गुड। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फ्लो कितना होता है? 5 days. 5 days. 3 to 5. इट्स 2 to 7 days एंड नॉर्मल वॉल्यूम इज 20 to 80 ml। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी नॉर्मल में आती हैं। पहले हमें नॉर्मल पता होगा तभी तो हम एबनॉर्मल के बारे में पता कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एबनॉर्मल। अब हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं कि नॉर्मल लिमिट जो है वो 21 to 35 डेज है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी मतलब कि पॉलीमेनोरिया हो रहा है, पॉलीमेनोरिया का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंट साइकिल है, जो साइकिल है वो लेस देन 21 डेज की साइकिल है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। अगर साइकिल हमारी प्रोलॉन्ग कर जाती है, दैट इज मोर देन ऑफ 35 डेज, देन वी विल कॉल इट एज ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, और जो न्यूअर टर्म आजकल आया है वो होता है इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स भी। ठीक है, तो पॉलीमेनोरिया को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीमेनोरिया को हम बोल सकते हैं, पॉलीमेनोरिया का एक सिनोनिम होता है एप्टीमेनोरिया। ठीक है, तो पॉलीमेनोरिया किसको बोलते हैं? जब साइकिल का ड्यूरेशन स्मॉल हो जाता है, दैट इज ऑफ लेस देन 21 डेज। ठीक है, और इसको न्यू टर्म में हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट साइकिल। साइकिल जो है वो जल्दी जल्दी आ रही है। ठीक है, इसका अब हम कॉज देखते हैं। कॉज क्या हो सकता है पॉलीमेनोरिया का? एडोलेसेंस में होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज भी पॉलीमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अगर साइकिल का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या है कि साइकिल जो है वो 35 डेज के बाद हो रही है। ठीक है, तो उसको हम इनफ्रीक्वेंट साइकिल भी बोलते हैं। तो इनफ्रीक्वेंट साइकिल का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है दैट इज द पीसीओएस। ओके, नेक्स्ट हमारा है द एब्नॉर्मेलिटी इन द वॉल्यूम। नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है वो होता है 20 to 80 ml। ठीक है, अगर लेस देन 20 ml है तो इसको हम बोलेंगे हाइपोमेनोरिया। और हाइपोमेनोरिया को क्या बोल सकते हैं? लाइट ब्लीडिंग भी बोलेंगे एंड द स्कैंटी ब्लीडिंग। ठीक है, hypomenoria is also called as the light bleeding or the scanty bleeding in the newer term। ठीक है, इसका जो कॉज है दैट इज द थायराइड डिसफंक्शन। नेक्स्ट, अगर वॉल्यूम 80 ml से ज्यादा हो रहा है उसको हम बोलेंगे मेनोरेजिया। ठीक है, मेनोरेजिया जो है उसमें मेनोरेजिया मेनोरेजिया क्या होता है? इंक्रीज इन ड्यूरेशन is also called as the menorrhagia and increase in volume is also menorrhagia। ठीक है, तो मेनोरेजिया क्या होता है? अगर ड्यूरेशन हमारा 7 दिन से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको भी हम बोलते हैं मेनोरेजिया। और अगर वॉल्यूम मोर देन 80 ml है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया को हम न्यूअर टर्म में क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हैवी ब्लीडिंग। ठीक है, हैवी ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है? बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड्स, बिकॉज ऑफ द पॉलिप। ठीक है, एक हमारे पास टर्म होता है मेनोमेट्रोरेजिया। ठीक है, मेनोमेट्रोरेजिया क्या होता है? इट इज अ इरेगुलर ब्लीडिंग दैट मेंसेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, इतनी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा इरेगुलर है कि हम इसको साइकिल को बता नहीं सकते। ठीक है, कि साइकिल का ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मीनोमेट्रोरेजिया। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द रेगुलरिटी। रेगुलरिटी क्या होता है? साइकिल टू साइकिल वेरिएशन कितना है। ठीक है, सपोज किसी की साइकिल है, एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एक फीमेल है, ठीक है, उसका डे 1 है
ऑफ एट लाइक 1 मार्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में उसका डे 1 है 20 मार्च। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में उसका डे 1 है 11 अप्रैल। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, यहाँ बताइए कि यहाँ पे कौन सी एबनॉर्मेलिटी हो रही है लिमिनोरिया। जी। साइकिल के बारे में बताइए। साइकिल फ्रीक्वेंट है, इनफ्रीक्वेंट है, रेगुलरिटी कैसी है? इनफ्रीक्वेंट। यस, वेरी गुड। साइकिल इज फ्रीक्वेंट। आप रेगुलरिटी के बारे में क्या बोलेंगे? साइकिल रेगुलर है, इरेगुलर है? रेगुलर। देखिए, हम देखेंगे कि 1 मार्च और 20 मार्च के बीच में कितनी डेज का डिफरेंस है? दिस ऑफ 20 डेज, ठीक है। 20 डेज का डिफरेंस है 1 मार्च 20 मार्च के बीच में। उसके बाद 20 मार्च और 11 अप्रैल के बीच में ऑलमोस्ट 22 डेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर साइकिल टू साइकिल वेरिएशन 2 to 20 डेज के बीच में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे साइकिल्स आर रेगुलर। अब सपोज कि डिफरेंस जो है वो मोर देन 20 डेज है तो साइकिल को बोलेंगे इरेगुलर साइकिल। नेक्स्ट वी हैव द ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन नॉर्मल होता है 2 to 7 डेज। अगर द पीरियड्स आर ऑफ लेस देन 2 डेज इट इज नोन एज द हाइपोमेनोरिया, और अगर मोर देन 7 डेज इट इज नोन एज द मेनोरेजिया, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया था अभी कि मेनोरेजिया में ड्यूरेशन और वॉल्यूम दोनों चीजें देखते हैं, ठीक है। अगर ड्यूरेशन ज्यादा है उसको भी हम बोलेंगे मेनोरेजिया, और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको भी हम बोलेंगे मेनोरेजिया। मेनोरेजिया को हैवी ब्लीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। मेनोरेजिया के लिए एक और टर्म है हमारे पास। मेनोरेजिया के लिए एक और टर्म है, इसको हम बोलते हैं हाइपर मेनोरिया, ठीक है। आप लोगों को ये टर्म पता होना चाहिए। पॉलीमेनोरिया के लिए क्या टर्म था? एपीमेनोरिया, ठीक है। पॉलीमेनोरिया का सिनोनिम है एपीमेनोरिया, एंड मेनोरेजिया का सिनोनिम है हाइपरमेनोरिया, ठीक है। मेनोरेजिया क्या होता है? इंक्रीज इन द ड्यूरेशन एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बोथ इज नोन एज द मेनोरेजिया। ओके, एम आई क्लियर? ओके, लेट मी रब दिस ऑल। अभी आपने ये क्वेश्चन जो पूछा था ये मतलब 1 मार्च में हो रही है फिर 20 में, तो ये पॉलीमेनोरिया ही तो होगा ये भी। जी जी, ये पॉलीमेनोरिया होगा, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म होता है मीनोटैक्सिस, ठीक है। ये दिस इज द ओल्डर टर्म, कभी कभी आ सकता है ये क्वेश्चन कि मीनोटैक्सिस किसको बोलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग को मीनोटैक्सिस बोलते थे पहले, ठीक है। बस आपने ये याद रख लेना है कि मीनोटैक्सिस क्या होता है। मीनोटैक्सिस इज द प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, ओके। नेक्स्ट वी हैव द मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया क्या होता है? इरेगुलर इंटरमेंस्ट्रुअल एसाइक्लिकल ब्लीडिंग इज द मेट्रोरेजिया, ठीक है। दैट इज द इंटरमेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अपनी प्रॉपर चल रही है, उसके बीच में भी अगर ब्लीडिंग हो रही है दैट इज नोन एज द मेट्रोरेजिया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अभी हमने देख लिया कि क्या क्या टर्म्स थे, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। वी हैव द पॉलीमेनोरिया, वी हैव ओलिगोमेनोरिया, वी हैव हाइपोमेनोरिया, वी हैव मेनोरेजिया और हाइपरमेनोरिया, वी हैव मेट्रोरेजिया एंड वी हैव मीनोमेट्रोरेजिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है उसके कॉजेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। वी हैव वी हैव स्ट्रक्चरल कॉजेज, वी हैव नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज। स्ट्रक्चरल कॉजेज, वी हैव द पाम कोइन क्लासिफिकेशन, ठीक है। पाम कोइन क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल। palm is just a mnemonic, ठीक है। palm है mnemonic for the structural lesions and the coin is the mnemonic for the non structural lesions, ठीक है। तो palm में हम देखते हैं p क्या होता है। ठीक है, polyp, ठीक है। दिस इज द p, दिस इज a,
this is L and this is M. ठीक है, तो palm में क्या है? Polyp, adenomyosis, leiomyoma, that is also known as the fibroids, ठीक है, and the malignancy and the hyperplasia. Structural lesions का mnemonic है palm, polyp, adenomyosis, leiomyoma, malignancy and hyperplasia. Non-structural lesions में आता है Cohen classification. Cohen classification भी same है. Cohen is just a mnemonic for the non-structural lesions. ठीक है, C is for coagulopathy, O is for the ovulatory dysfunction, E is the endometrial causes. ठीक है, I is iatrogenic, that is the cause related to some medical condition like some side effect of the drug and not otherwise classified. ठीक है, ओके, हम इन कॉजेस को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे AUB वर्सेस DUB. ठीक है, एबनॉर्मल, आपने एक टर्म पढ़ा होगा DUB. ठीक है, DUB क्या होता है? DUB, AUB क्या होता है? ब्लीडिंग नॉट फॉलो अबव नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है उसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. ठीक है, हमने देखा था रेगुलरिटी देखी, उसका वॉल्यूम देखा, उसका फ्रीक्वेंसी देखा, ठीक है, उसका ड्यूरेशन देखा. ये सारी चीजें हमारी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे अगर ये सारी पैटर्न फॉलो नहीं करता तो हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग दैट डज नॉट फॉलो द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब हमारे पास है DUB. ठीक है, DUB क्या होता है? पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग abnormality where there was no structural and non-structural cause identified. ठीक है, DUB जो टर्म है वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है. ठीक है, अब हम इसको नहीं बोलते हैं. लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम जो ब्लीडिंग पैटर्न है उसको हम स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज में नहीं ला पा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं DUB, दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है? no endocrinological cause is identified and no hormonal cause. ठीक है, there is no hormonal cause, no endocrinological cause is identified. ठीक है, तो DUB क्या होता है? A pattern of bleeding abnormality where there was no structural and non-structural causes identified. ठीक है, इसको पहले हम बोलते थे anovulatory bleeding. 1 second, let me rub this all. ओके, तो जो पहले इसको बोलते थे एनओवुलेटरी ब्लीडिंग जो होती थी उसको हम डालते थे DUB में. ठीक है, लेकिन अभी हम इसको ओवुलेटरी डिस्फंक्शन में डाल सकते हैं. तो DUB जो टर्म था वो अभी ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि DUB क्या होता है. DUB वो होता है जहाँ पे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. DUB का फुल फॉर्म DUB का फुल फॉर्म है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. ठीक है, इट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. ठीक है, AUB का फुल फॉर्म तो समझ आ गया आप लोग को. AUB का फुल फॉर्म होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. ठीक है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इज AUB एंड DUB इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं AUB के बारे में. ठीक है, हम डिस्कस करते हैं पाम कोएन क्लासिफिकेशन के बारे में. तो फर्स्ट होता है AUBP. P इज फॉर द पॉलिप्स. ठीक है, अब पॉलिप्स क्या होते हैं? कोई बताएगा पॉलिप्स क्या होते हैं? पॉलिप्स क्या होते हैं? कोई बताएगा? Polyps are benign outgrowth of epithelium. ठीक है,
पॉलिप क्या होते हैं? बिनाइन आउटग्रोथ ऑफ एपिथेलियम विद वस्कुलर कोर। जो कोर होता है पॉलिप का, दैट इज वस्कुलर। ठीक है, सपोज दिस इज द पॉलिप, तो इसका जो कोर होगा ये हमारा वेस्कुलर होगा। ठीक है, तो पॉलिप जो हो सकते हैं वो एंडोमेट्रियल पॉलिप भी हो सकते हैं एंड एंडोसर्वाइकल पॉलिप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब पॉलिप की वजह से क्या हो सकता है, कौन से टाइप की एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी? तो पॉलिप की वजह से हो सकता है आईएमबी। आईएमबी होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, आईएमबी इज द इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड एचएमबी इज द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, आईएमबी क्या है? आईएमबी इज इंटर menstrual bleeding. ठीक है, एंड HMB इज heavy menstrual bleeding. ठीक है, तो पॉलिप की वजह से क्या हो सकता है? इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक जो होता है, मोस्ट स्पेसिफिक होता है पॉलिप की वजह से, दैट इज IMB. ठीक है, IMB इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर पॉलिप। ठीक है, अब ऐसा क्या है पॉलिप में जो एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाएगी? ठीक है, तो लेट मी रब दिस फर्स्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे सपोज दिस इज अ पॉलिप। ठीक है, तो इसका क्या क्या ऐसे कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉलिप एंड एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉज कर सकता है? पॉलिप के सरफेस पे अल्सरेशन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो सकता है मैकेनिज्म? द अल्सरेशन ऑफ द एट द पॉलिप सरफेस। सेकेंड क्या हो सकता है? ये जो पेडिसिल है इसका, ये जो पेडिसिल इसको बोलते हैं जिससे पॉलिप अटैच होता है। ठीक है, ये पेडिसिल पेडिसिल ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर पेडिसिल अपनी जगह ट्विस्ट करेगा देन इट विल कॉज नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस की वजह से इस्चीमिया होगा और इस्चीमिया की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। थर्ड क्या हो सकता है? पॉलिप कैन गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, तो पॉलिप की वजह से नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों होगी? पॉलिप के सरफेस पे अल्सरेशन हो सकता है, पॉलिप ट्विस्ट कर सकता है जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से इस्चीमिया हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। एंड थर्ड, द पॉलिप सरफेस कैन गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, अब एक सेकेंड। ठीक है, तो पॉलिप को पता करने के लिए हम क्या करवा सकते हैं? हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। ठीक है, हम हिस्ट्रोस्कोपी करवा सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी करवा के हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन अगर हमने करवा लिया तो दिस इज अ कंफर्मेटरी फॉर द पॉलिप। कंफर्मेटरी क्या हो सकता है? हिस्ट्रोस्कोपी एंड हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द AUBA। ठीक है, AUBA क्या है? A इज फॉर द एडिनोमायोसिस। ठीक है, एडिनोमायोसिस क्या होता है, किसी को पता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? आउटग्रोथ मास Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। मायोमेट्रियम। If the endometrial glands and stroma is present in the myometrium, ठीक है, एडेनोमायोसिस क्या होता है? अगर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा मायोमेट्रियम में होता है तो उसको हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। ठीक है, तो AUBA में क्या होता है? एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस मोर इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, एडिनोमायोसिस ज्यादातर जो है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है। इसकी वजह से क्या हो सकता है? हैवी menstrual bleeding होगी। ठीक है, दिस इज द हैवी menstrual bleeding एंड द सीवियर कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो एडिनोमायोसिस की वजह से क्या हो सकता है? द हैवी menstrual bleeding, मैंने आपको बताया था अभी हैवी menstrual bleeding को हम दोनों चीजों में ले सकते हैं, ड्यूरेशन में भी लेंगे और अमाउंट में भी लेंगे। ठीक है, तो हैवी menstrual bleeding एंड सीवियर कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। ओके, तो ज्यादातर जो एडिनोमायोसिस होता है वो मल्टीपेरस में कॉमन होता है। ठीक है, एडिनोमायोसिस मोर कॉमन इन मल्टीपेरस वुमेन। ठीक है, इन सीन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कैन कॉज
द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड सीवियर कंजस्टिव डिस्मेनोरिया। उसके बाद हम आते हैं थर्ड AUB पे, दैट इज द AUBL नोन एज द लियोमायोमा। ठीक है, अब लियोमायोमा क्या होता है? लियोमायोमा इज आल्सो नोन एज द फाइब्रॉइड्स। ठीक है, फाइब्रॉइड्स जो होते हैं मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं बट कैन कॉज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, फाइब्रॉइड्स आर मोस्टली एसिम्टोमेटिक बट कैन कॉज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और जो ब्लीडिंग होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द लोकेशन एंड द साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स। ठीक है, फाइब्रॉइड्स के 3 टाइप के होते हैं मेनली। ठीक है, इंट्रा न्यूरल, एक सेकेंड, intramural fibroid, second is the submucous fibroid and third is the subserous fibroid। तो ब्लीडिंग का अमाउंट डिपेंड करता है अपॉन द लोकेशन एंड द साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स पे। ओके, fibroids are mostly asymptomatic but can cause intermenstrual bleeding and the bleeding depends upon the location। तो अब इसका हम देखते हैं कि फाइब्रॉइड जो है वो कैसे ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। फाइब्रॉइड की वजह से क्या होगा? तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा क्या है? अगर फाइब्रॉइड सब सीरियस है, ठीक है, अगर सब सीरियस फाइब्रॉइड है तो ये वेसल्स को कंप्रेस कर सकता है जिसकी वजह से पेल्विक कंजेशन हो सकता है। ठीक है, कंप्रेस द वेसल्स, कंप्रेस द वेसल्स ऑफ मायोमेट्रियम जिसकी वजह से कंजेशन हो सकता है, इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा इरेगुलरली इनलार्ज यूट्रस। ठीक है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो फर्म हो सकती है एंड नॉन टेंडर होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द AUBM, दैट इज मैलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेशिया। ठीक है, अब मैलिग्नेंसी में क्या हो सकता है? मैलिग्नेंसी में दोनों आ सकते हैं, मैलिग्नेंसी ऑफ द सर्विक्स भी आती है एंड मैलिग्नेंसी ऑफ द एंडोमेट्रियम भी आता है। मैलिग्नेंसी ऑफ सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? रिस्क फैक्टर्स क्या है मैलिग्नेंसी के? प्रोलॉन्ग एंड ओवुलेटरी साइकिल। ठीक है, कभी कभी बिकॉज ऑफ अनअपोज्ड एस्ट्रोजन एक्सपोजर से क्या हो सकता है? अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा, ठीक है, ओवुलेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा। ठीक है, हमेशा एस्ट्रोजन हाई रहेगा, इसकी वजह से प्रोलिफरेशन जो है वो होता रहेगा। इससे क्या होगा? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा तो उससे एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉजेस कंप्लीट होते हैं। हमने देख लिया पॉलिप्स, हमने देख लिया एडिनोमायोसिस, हमने देख लिया लियोमायोमा और हमने देख लिया मैलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेशिया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द कोएन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कोएन में AUBC इज द कोगुलोपैथी। ठीक है, तो कोगुलोपैथी में टिपिकल फीचर क्या होगा? कोगुलोपैथी इज सिंस ऑनसेट ऑफ मेनार्की प्रेजेंट होगा इन द प्यूबर्टल एज ग्रुप एंड वी हैव द एब्नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, कोगुलोपैथी में एक आता है वॉन विलीब्रेंड डिजीज। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कोगुलोपैथी। इसमें क्या होता है? वॉन विलीब्रेंड एक फैक्टर होता है, इसकी डेफिशिएंसी होती है। ओके, तो AUBC इज फॉर द कोगुलोपैथी। इसका टिपिकल फीचर्स क्या होगा? हमें हिस्ट्री से पता करना है ना कौन से टाइप का एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। तो हम देखेंगे कि ज्यादातर यंगर एज ग्रुप में होगा, जो भी फीमेल होगी वो प्यूबर्टल एज ग्रुप की होगी और सिंस द ऑनसेट ऑफ मेनार्की उसको एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द AUBO। AUBO इज फॉर द ओवुलेटरी डिसफंक्शन। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसमें इरेगुलर साइकिल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका टिपिकल फीचर होता है ये है, दिस इज द डिलेड साइकिल फॉलोड बाय एक्यूट हैवी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। अगर साइकिल डिलेड है उसके
बाद एक्यूट हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, तो मोस्ट कॉमनली हो सकता है कि ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन की वजह से हो रही होगी। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, ये हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, सपोज नो ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं है, देयर इज नो कॉर्पस लूटियम, देयर इज नो प्रोजेस्टेरोन। तो फिर क्या हुआ, जब प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो ईस्ट्रोजन इज द ओनली हार्मोन। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, देयर इज नो कॉर्पस लूटियम, देयर इज नो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन इज द ओनली हार्मोन। अब ईस्ट्रोजन इज द ओनली हार्मोन, तो हमने कल देखा था ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है, ईस्ट्रोजन क्या करता रहता है, इट प्रोलिफरेट्स, ठीक है, तो प्रोलिफरेशन क्या है, ये बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या होगा, सपोज दिस इज द एंडोमेट्रियम, 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 इतना ज्यादा प्रोलिफरेशन हो जाएगा कि जो एंडोमेट्रियल ब्लड सप्लाई है, इट आउटग्रोज इट्स ब्लड सप्लाई। ठीक है, क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है हमारे एंडोमेट्रियम की वो कम पड़ जाएगी। इससे फिर क्या होने लगेगा, एट्रेजिया हो जाएगा। ठीक है, और जब एट्रेजिया हो जाएगा तब होगी ब्लीडिंग। तो क्या हुआ कि अगर ओवुलेशन नहीं है, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्लीडिंग है एनओवुलेटरी साइकिल का। ठीक है, अगर ओवुलेशन नहीं है, देयर इज नो कॉर्पस लूटियम, देयर इज नो प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो ईस्ट्रोजन इज द ओनली हार्मोन। और कल हमने देखा था कि ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है प्रोलिफरेशन करना। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेट करता रहेगा, इतना ज्यादा वो प्रोलिफरेट कर जाएगा कि जो ब्लड सप्लाई है एंडोमेट्रियम की उसको आउटग्रो कर जाएगा। जब वो उसको आउटग्रो कर जाएगा तो वहां पे एट्रीजिया हो जाएगा, और जब एट्रीजिया हो जाएगा देन द शेडिंग अकर्स। ओके, नेक्स्ट, ज्यादातर जो ओवुलेटरी डिसफंक्शन होता है, लेट मी रब दिस ऑल, मोस्ट द ओवुलेटरी डिसफंक्शन होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन एडोलेसेंट। ठीक है, एडोलेसेंट में क्या होता है, जब मिनार्की होता है उसके 1 to 2 इयर्स तक जो HPO एक्सिस है, व्हाट इज HPO एक्सिस, दिस इज द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, इमेच्योर होती है। ठीक है, इसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इससे क्या होता है, एनओवुलेटरी साइकिल होती है। ठीक है, तो अगर क्रोनिक एनओवुलेशन है, ठीक है, क्रोनिक एनओवुलेशन के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। क्रोनिक एनओवुलेशन ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, एंड्रोजन एक्सेस की वजह से हो सकता है, ठीक है, किसी थायराइड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इन सब में क्या होगा, इन सब में होगा द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीजेस। ठीक है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। ठीक है, ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन से बाइंड करता है। जब ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन से बाइंड करता है तो फ्री एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। जब ये सॉरी, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज कर जाएगा तो उसे क्या होगा, हमारे पास फ्री एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ब्लड में हाई रहेगा और एनओवुलेशन होगा। क्रोनिक एनओवुलेशन का एक और कॉज हो सकता है, दैट इज द हाइपरलैक्टिनेमिया। हाइपरलैक्टिनेमिया में क्या होता है, दे सप्रेसेस द GnRH। ठीक है, जब GnRH नहीं होगा तो प्रॉपर HPO एक्सिस विल नॉट वर्क। नेक्स्ट हमारे पास है AUBE। AUBE में आता है एंडोमेट्रियल कॉजेस। एंडोमेट्रियल कॉजेस क्या हो सकते हैं, एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, एंडोमेट्राइटिस का क्या रीजन हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस किस वजह से हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अंडरलाइन हिस्ट्री हो सकती है, PID की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, भी अंडरलाइन हिस्ट्री ऑफ जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, कोई क्लमाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी सर्विसाइटिस की वजह से हो सकता है,
तो इसमें अंडरलाइंग हिस्ट्री प्रेजेंट होगी ऑफ द पीआईडी, ऑफ द पेल्विक टीबी, ऑफ द क्लामाइडियल सर्विसाइटिस, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन के इम्बैलेंस की वजह से क्या होगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर टाइप एंड वैसो डायलेटर टाइप, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर में क्या आता है, PGF2 अल्फा, एंड वैसो डायलेटर में आता है PGI2, ठीक है। वैसो डायलेटर में एक और आता है PGE2। इसमें क्या होता है, इसके बीच का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जिस वजह से ये सारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये एंडोमेट्रियल एंड सम पार्ट ऑफ मायोमेट्रियम इसको सिक्रीट करते हैं। जब इसका इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा ब्लीडिंग को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते और वहां पे एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो एंडोमेट्रियल कॉजेज है, प्रोस्टाग्लैंडिन इम्बैलेंस भी एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव द AUBI। AUBI क्या होता है, AUBI इज द आई एट्रोजेनिक कॉज, ठीक है। अगर पेशेंट इज टेकिंग द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हमें उसका ड्रग हिस्ट्री जरूर लेनी है, ठीक है। इफ द पेशेंट इज टेकिंग द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इफ द पेशेंट इज एंटीकोगुलेंट, तो हो सकता है कि उसमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी हैव द AUBN, दैट इज नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड। अब हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में अगर एज इज मोर देन 45 तो हमें सबसे पहले एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है, ठीक है। तो हम एज सबसे पहले पेशेंट जब प्रेजेंट करेगा तो उसकी एज के हिसाब से हमें मैनेजमेंट प्लान करना है। अगर एज इज मोर देन 45 देन वी शुड हैव एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्या होती है, इट इज एन OPD प्रोसीजर, ठीक है। एक OPD प्रोसीजर होता है, इसमें हम एंडोमेट्रियल सैंपलर के थ्रू एंडोमेट्रियल सैंपलर के थ्रू बायोप्सी लेते हैं। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में कर सकते हैं, इन पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉजल ब्लीडिंग में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एडोलेसेंट गर्ल आ रही है विद द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो हमें उस टाइम ब्लीडिंग डिसऑर्डर को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशेंट जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसके कॉज को पता करेंगे। तो यहाँ पे हमने एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग अपना कंप्लीट किया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिस्मेनोरिया। अब डिस्मेनोरिया क्या होता है, डिस्मेनोरिया इज द पेनफुल पीरियड्स, ठीक है। इट इज नथिंग बट द पेनफुल पीरियड्स। जो डिस्मेनोरिया होता है ये दो टाइप का होता है, दैट इज द प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है, नो पेल्विक पैथोलॉजी। हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया, एंड सेकेंडरी को हम बोलते हैं कंजेस्टिव टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया क्या होता है, डिस्मेनोरिया इज नथिंग बट द पेनफुल पीरियड्स, ठीक है। डिस्मेनोरिया इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम कह सकते हैं स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को बोल सकते हैं कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, देयर इज नो पेल्विक पैथोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पेल्विक पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। इसको हम फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंडरी में क्या होगा, पेल्विक पैथोलॉजी इज प्रेजेंट। अब हम देखेंगे एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप में होगा। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है दिस इज प्रेजेंट इन 1 to 2 years ऑफ मेनार्की इन यंगर एज ग्रुप। ज्यादातर ये किसमें होगा, यंगर एज ग्रुप में होगा, ठीक है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया is present in younger age group and secondary dysmenorrhea years after menarche, ठीक है। फिर प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो टाइप होगा पेन का, दैट इज स्पाज्मोडिक टाइप ऑफ पेन दैट इज कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन, ठीक है, दैट इज कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन। एंड द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन इज ऑफ कंजेस्टिव टाइप एंड नॉन मिडलाइन फोकल पेल्विक पेन, ठीक है। ये जहां पे फोकस प्रेजेंट होगा ना, जहां पे फोकस होगा पैथोलॉजी का, ये पेन वहां पे
डिस्मेनोरिया में क्या होगा? confined to the lower abdomen, and congestive dysmenorrhea में non midline focal pelvic pain. उसके बाद है the primary dysmenorrhea starts at the same day of menses and lasts for maximum of 48 hours. ठीक है, तो dysmenorrhea क्या होगा? Starts at the same day of menses and the lasts for 48 hours. ठीक है, लेकिन जो secondary dysmenorrhea है, it starts almost 1 week before periods and relieved with the start of bleeding. ठीक है, उसके बाद जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है इसमें सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट भी होगा. ठीक है, डिस्मेनोरिया सिस्टेमिक डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या हुआ कि डिस्मेनोरिया के साथ साथ वी हैव द सुप्राप्यूबिक क्रैम्पिंग, वी हैव द बैक एक, वी हैव द नोजिया एंड वॉमिटिंग, वी हैव डिजीनेस, वी हैव डायरिया एंड लाइटहेडेडनेस, हेडेक एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होगा? सुप्राप्यूबिक क्रैम्पिंग होगी, बैक एक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीज, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी. ठीक है, लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में नो सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट इज प्रेजेंट. इसमें जिस डिजीज की वजह से ये हो रहा है उसके सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, उसके बाद भी है, अब हम इसका प्राइमरी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉज देख लेते हैं. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कॉज होता है एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, पॉलिप एंड पेल्विक एडिशन. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंडोमेट्रियोसिस. मोस्ट कॉमन कॉज इज द एंडोमेट्रियोसिस. इसका अदर कॉजेज हो सकते हैं एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, पॉलिप एंड पेल्विक एडिशंस. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है उसकी फिजियोलॉजी क्या है. ठीक है, सबसे पहले देखिए फिजियोलॉजी क्या है. जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, जब ये रिग्रेस करता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करता है तो उसे क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, देयर इज लोकल रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हुए तो ये क्या होते हैं? दिस इज द पेन इंड्यूसिंग सब्सटेंस. इसकी वजह से क्या होता है कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं. ठीक है, यूट्राइन मसल का इश्चीमिया होता है. और थर्ड होता है दे सेंसिटाइज नर्व एंडिंग. ठीक है, तो 3 कॉजेस होते हैं. अब इन तीनों की वजह से क्या होता है? दे इवेंचुअली कॉज पेन. तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस that eventually leads to decrease in progesterone level. तो प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तो लोकल रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स that increases the myometrial contraction. ठीक है, यूट्राइन मसल इश्चीमिया होता है और नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज करता है. इन तीनों की वजह से क्या होता है? पेन होता है. उसके बाद हम आते हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. Okay. When there is no clinical evidence of pelvic pathology, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी डिस्मेनोरिया. इसमें क्या होगा? अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिजीज होगी उसके सिम्टम्स होंगे. हिस्ट्री ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज होगी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है. ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, फाइब्रॉइड के सिम्टम्स हो सकते हैं, और हम अगर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो हमें डिजीज कंफर्म हो जाएगी. उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट अकॉर्डिंग टू द कॉज. जो कॉज है उसके हिसाब से हम ट्रीट करेंगे. ठीक है, और अगर हम इसका पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी? हमें यूट्रस का साइज देखना होगा. ठीक है, उसका शेप देखना होगा, उसकी मोबिलिटी देखनी होगी. हो सकता है कि एडिशंस की वजह से मोबिलिटी कम हो सकती है. ठीक है, एडेनेक्सा में टेंडरनेस देखनी है. ठीक है, नोडुलैरिटी, ये सारी चीजें हमें देखनी है. पेल्विक एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखना है? साइज ऑफ द यूट्रस, शेप एंड मोबिलिटी ऑफ द यूट्रस, एडेनेक्सल टेंडरनेस एंड मास, नोडुलैरिटी,
over the uterosacral and pouch of Douglas. ठीक है, फिर इसमें एक सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन क्या करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ठीक है, CBR करवा सकते हैं। इस हिसाब से हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब डिजीज आइडेंटिफाई हो जाएगी तो वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंग टू द कॉज। तो हमारे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या हुआ, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो कॉज होगा उसके हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। फिर हम आते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया की तरफ। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देयर इज नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। इसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड ओसीपीज। ओसीपीज क्या करते हैं, दे सप्रेस LH एंड FSH, ठीक है। हमने पीछे देखा, इससे क्या होगा, एंड ओवल्यूशन कॉज करेंगे, तो एंड ओवल्यूशन की वजह से क्या होगा, नॉन पेनफुल पीरियड्स होंगे, ठीक है। ये ओसीपी का काम है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, जो ज्यादा नहीं लेते, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, बस आपको उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। वी कैन डू ल्यूना। ल्यूना का फुल फॉर्म क्या है, लैपेरोस्कोपिक यूटेराइन नर्व एब्लेशन, ठीक है। लूनर क्या करते हैं, जो सेंसरी नर्व एंडिंग है यूट्रस की, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, वी हैव लूना, दैट इज द लैपेरोस्कोपिक यूट्राइन नर्व अब्लेशन, ठीक है। इसमें हम सेंसरी नर्व सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं। और हम सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, सर्जिकल में स्लो डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं हमारे प्राइमरी डिस्मेनोरिया के। लेकिन प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है वो मेनली आफ्टर डिलीवरी ये खुद ही रिजॉल्व कर जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, राइट ओवेरियन, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन डिस्मेनोरिया, ठीक है। ओवेरियन डिस्मेनोरिया क्या होता है, इसमें जो राइट ओवेरियन वेन होती है ना, राइट ओवेरियन वेन क्रॉसेस द यूरेटर एट राइट एंगल, ठीक है। जब इसमें कंजेशन होता है तो यूरेटर पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है। यहाँ पे स्टेसिस में प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो स्टेसिस होगी, ठीक है। स्टेसिस की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, और इससे भी पेन हो सकता है। तो हमारे पास एक ओवेरियन डिस्मेनोरिया भी होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द राइट ओवेरियन वेन। इसको राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम में क्या होता है कि राइट ओवेरियन वेन क्रॉसेस द यूरेटर एट राइट एंगल। जब इस राइट ओवेरियन वेन में कंजेशन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे स्टेसिस होती है, स्टेसिस से पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है, और वहां से पेन हो सकता है, ओके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं बुक्स के रिगार्डिंग कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी बुक फॉलो नहीं करनी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बुक चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे साक्षी अरोड़ा फॉलो कर सकते हैं, आप रोम्स भी फॉलो कर सकते हैं, आप पारस भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी बुक आप फॉलो करें, फॉलो इट रिलीजियसली, ठीक है। आपको ऐसे जंप जंप करके नहीं जाना है, ठीक है। आपको आपने कभी कुछ बुक